गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं तृप्ति दुबे, युवा यस एकेडमी कोरबा से। बायोलॉजी में अपन क्या देख रहे हैं अभी? बायोलॉजी के अंतर्गत जंतु विज्ञान देख रहे हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत कोशिका की पढ़ाई हमारी चल रही है ना, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ और अभी कंप्लीट होगा भी नहीं। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना है, लेकिन अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डीपली पढ़ते पढ़ते चलेंगे। क्लियर है? तो आज कोशिका में कहाँ तक देख लेते हैं हम लोग? कोशिका झिल्ली में पहुंचे थे, है ना। बाकी कुछ तो हमारा कवर हो गया था। तो अब एक बार फिर से थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। अब बताइए आप लोग मेरे को कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है ओवरऑल? तो ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ठीक है। अगर वही मनुष्यों में पूछा जाए कि मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो मनुष्यों में सबसे बड़ी जो कोशिका है वो फीमेल के अंडाणु की होती है। फीमेल के अंतर्गत जो ओवम पाया जाता है वहां की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। किसमें? सिर्फ मनुष्य संप्रदाय में। और वहीं अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो ओवरऑल में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। तो ये सारा कुछ अपन देख चुके हैं। आज अपने को देखना है कोशिका झिल्ली के बारे में। मैंने आपको क्या बताया था कोशिका झिल्ली क्या होता है? तो जो कोशिका है उसके अंतर्गत बहुत सारे उसके अपने पार्ट्स होते हैं। ठीक है। उन सभी पार्ट्स को एक झिल्ली के अंतर्गत रखा जाता है। तो वही जो झिल्ली है उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। क्लियर है? देखिए समझते हैं। ये कुछ इस प्रकार से, तो ये जो बना हुआ है ये कोशिका झिल्ली है। अब इस कोशिका झिल्ली के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स मिलेंगे आपको जो आपको पढ़ना है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारा कुछ। ठीक है। तो इन सबको जिस झिल्ली के अंदर में पैक करके रखते हैं उसी को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। और उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसी को इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दिया जाता है, या फिर मेम्ब्रेन प्लाज्मा, जो भी कहना है कहो, लेकिन समझ आना चाहिए। क्लियर? अब समझेंगे जो कोशिका झिल्ली है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। देखिए जितनी भी चीजें हमारे बॉडी में बनती है ना, कोई भी चीज हो, जितनी भी चीज हमारे बॉडी में निर्मित होती है उसका कारण 99% उसका कारण जो है प्रोटीन ही होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से और वसा से मिलकर के बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है? मेम्ब्रेन प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो बोलना है वो बोल सकते हैं। अब समझना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मार्केट गए हुए हैं। ठीक है। अब मार्केट गए हैं और आपको वहाँ क्या खाना है? वहाँ आपको गोलगप्पा खाना है। गोलगप्पा समझते हैं ना, जिसको कहीं कहीं पर गुपचुप बोलते हैं, कहीं कहीं पर फुल्की बोल देते हैं। तो आपको गोलगप्पा खाना है। मार्केट में आपने गोलगप्पा खा लिया। अब आपको गोलगप्पा पैक करवा के क्या करना है? अपने घर वालों के लिए लेके जाना है। तो आप क्या बोलेंगे गोलगप्पे वाले भैया को कि भैया आप गोलगप्पा पैक कर दीजिए, मुझे अपने घर लेकर के जाना है। तो गोलगप्पा वाला क्या करेगा? जितने भी फुल्की है ना, सूखी सूखी फुल्की, उसको एक पॉलीथीन में पैक करेगा, फिर उसका मसाला एक पॉलीथीन में पैक करेगा, फिर जो इमली पानी रहती है उसको एक पॉलीथीन में पैक करेगा। लेकिन बिना हमारे बोले वो क्या करेगा? इमली पानी वाला जो पॉलीथीन है उसको डबल पॉलीथीन में पैक करेगा। क्यों? क्योंकि उसको इस बात पर पूरा भरोसा रहता है कि जो इमली पानी है वो लीकेज करेगा, वहां से गिरेगा। कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि यहाँ से इमली पानी जो है लीकेज करेगा। क्यों? क्योंकि वो वाली जो पॉलीथीन है उसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। इसी कारण से वो क्या करता है? इमली पानी वाला जो पॉलीथीन है उसको डबल पॉलीथीन में पैक करके देता है। होता है ऐसा हमेशा? एग्जैक्टली वैसे ही हमारे बॉडी के साथ भी होता है। किसी जगह पर, कुछ जगहों पर क्या होता है? एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम मनुष्य है ना, हमको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है अपने कोशिकाओं की सुरक्षा खुद कर लेता है। जैसे जब बारिश आती है तो अपन क्या पहन लेते हैं? अपन रेनकोट पहन लेते हैं ताकि बारिश का पानी हम पर मत पड़े, है ना, और हमारे कोशिका पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। जब ठंडी आती है तो हम क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं, शॉल ओढ़ लेते हैं, ताकि हम ठंडी से अपनी कोशिकाओं को बचा सके, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। क्लियर? सेम वे में एनिमल्स भी अपने प्रोटेक्शन खुद कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जैसे कि जब ठंडी आएगी तो क्या करते हैं? उनके अंदर उनमें जो बाल पाया जाता है, जो हेयर्स पाया जाता है, उनको लोग खड़ा कर लेते हैं। इससे होता ये है कि उनका प्रोटेक्शन हो जाता है ठंडी से। वैसे जब गर्मी आती है तो जितने भी बाल वाले एनिमल्स हैं, है ना, भेड़ हो गया, भैंस भी हो गया, गाय भी हो गई कुछ, तो उनका बाल जो बढ़ा रहता है उसको काटना पड़ता है ताकि इनको ज्यादा गर्मी ना लगे। तो इस प्रकार से एनिमल्स भी अपना प्रोटेक्शन खुद कर ही लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो प्लांट्स अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर पाते हैं, है ना।
जैसे कि बरसात आ गया तो जिस जगह पर वो खड़ा है वो उसी जगह पे खड़ा होगा, वो उठ कर कहीं नहीं जा सकता है। ठंडी आ गई तो अपना प्रोटेक्शन वो खुद नहीं कर सकता है। गर्मी आ गई तो गर्मी में भी वो खुद से जाकर पानी नहीं पी सकता। जैसे जानवर है वो जंगल में कहीं भी तालाब है वहाँ जाकर पानी पी लेगा। मनुष्य हम लोग अपना खुद से पी सकते हैं, लेकिन एनिमल्स भी पी सकते हैं, लेकिन प्लांट्स नहीं पी सकता जब तक हम जाकर खुद उसको पानी नहीं डालेंगे। होता है ऐसा? तो वही है, एनिमल्स को क्या होती है, प्लांट्स को क्या होती है, एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो हमारा कोशिका झिल्ली है, ठीक है, तो कोशिका झिल्ली के ऊपर एक इस प्रकार की लेयर पाई जाती है। इस प्रकार की लेयर ये है क्या चीज, तो इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल कहा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा लेयर दिख रहा है आपको बाहर में, इसको क्या कहा जाता है, इसको सेल वॉल कहा जाता है। क्लियर? क्यों और किसमें पाया जाता है ये आपको क्लियर हो गया। ये प्लांट्स की जरूरत होती है, क्योंकि प्लांट्स को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, वो अपना केयर नहीं कर पाता है। इसी कारण से प्लांट्स में जितनी भी वानस्पतिक चीज है उनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आप लोग को ये चीज समझना है कि क्या सभी जगह पर कोशिका भित्ति पाई जाती है? सेल वॉल क्या सभी जगह पे पाया जाता है? नहीं, मनुष्यों को जरूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा केयर की। जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है कोशिका भित्ति भी उसी को चाहिए होगी। तो ये जो सेल वॉल है वो बेसिकली प्लांट्स में ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है ये आपको समझ आ गया। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे मेंस दे रहे हो, आप आराम से उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो कि जंतु विज्ञान में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, तो रट कर क्या होगा, एक टाइम पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मैंने अभी बताया, अगर वो चीज आपको समझ आ गई है, ठीक है, तो वहां से आप कभी नहीं भूलेंगे कि कोशिका भित्ति सेल वॉल की जरूरत कहाँ होती है। तो समझ आ गया, सेल वॉल की जरूरत कहाँ होती है, पादपों में होती है, वनस्पतियों में होती है, प्लांट्स को होती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी केयर नहीं कर सकते हैं खुद, इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। और जिनको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है उनमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है, और हमको उसकी जरूरत नहीं होती, हम अपना प्रोटेक्शन खुद कर सकते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको कल बताया था और अभी भी बताई हूँ कि कोशिका झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है। तो जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और वसा से मिलकर के बनी होती है। तो वैसे ही जो कोशिका भित्ति वो किससे मिलकर के बनी होती है, तो जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो सेल्यूलोज की मिलकर के बनी होती है। याद रखेंगे एकदम ध्यान से, फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में बन जाते हैं। कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, तो जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज का मिलकर के बना होता है। आपने पेड़ देखा है, पेड़ में बहुत सारी लकड़ियां दिखती हैं आपको जब वो सूखी हो जाती है, तो वही सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज मतलब लकड़ी। क्लियर है? तो प्लांट्स में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज पाया जाता है। और ये जो सेल्यूलोज है वो होती क्या है एक्चुअल में, कोशिका भित्ति होती है, एक दीवार होता है जो प्लांट्स का प्रोटेक्शन करता है, एक्स्ट्रा केयर करता है। क्लियर है? तो किसमें सेल्यूलोज पाया जाता है, प्लांट्स की कोशिकाओं में पाई जाती है, प्लांट्स में सेल्यूलोज पाया जाता है। देखो मनुष्य भी सेल्यूलोज यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, तो आप जो कपड़े पहनते हैं किससे बना हुआ है, सेल्यूलोज से ही ना मिलकर बना हुआ है, रेशा से बना हुआ है, रेशा से धागा निकला, उसके बाद फिर आपका कपड़ा बना है। और ये रेशा से धागा निकला कहाँ से, ट्रीज से निकला ना, तो ये सेल्यूलोज से ही निर्मित होती है। कागज यूज करते हैं हम लोग लिखने के लिए, किससे बना होता है, ये जो कागज है वो भी सेल्यूलोज का बना होता है। देखो बचपन में क्या करते थे बच्चे, कागज को फाड़कर उसको गोला गोला बनाकर खा जाते थे, ऐसा होता है, बहुत जगह पर ऐसा होता था। लेकिन याद रखेंगे जो सेल्यूलोज है वो मनुष्यों को नहीं पचता है। हमको क्या पचता है, हमको तो ग्लूकोज पचता है, लेकिन सेल्यूलोज प्लांट्स को पच जाती है। क्लियर है? तो याद रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन तो बन जाएगा कि कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर के बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन और वसा से मिलकर बनी होती है। इसमें भी 99% प्रोटीन ज्यादा रहती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा कोशिका भित्ति सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, तो जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बना होता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, कंफ्यूज करने के लिए कूट में क्वेश्चन दे देगा आपको, किसमें पाया जाता है कोशिका भित्ति, तो ध्यान रखेंगे जिसको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत पड़ रही है वहां क्या पाया जाएगा, वहां सेल्यूलोज पाया जाएगा, कोशिका भित्ति पाई जाएगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ग्रेट। तो ये हो गया हमारा कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। अब अपने को
देखना है इन कोशिकाओं के अंतर्गत कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। मतलब कोशिका तो है लेकिन कोशिका के अंदर में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी होती हैं, तो कौन कौन सी चीजें भरी पड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया की जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हर कोशिका में रहता है, सबको पता है इतना। मैं ऑलरेडी आप लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ, जिसके अंतर्गत इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको वहां से हो गया होगा। जो बच्चे मेरे बायोलॉजी की और क्लासें नहीं देखे हैं वो जाकर के वहां से क्लियर कर सकते हैं। उसमें हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही डीपली और बहुत ही इजी वे में समझा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया है, तो वहां जब आप पहली वाली क्लासें देखेंगे ना तो थोड़ा बहुत नॉलेज वहां से हो जाता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कोशिका की। देखो सबसे पहला चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोशिका होता क्या है ना। हमारा जो बॉडी है वो पूरी तरह से कोशिका से मिल करके बना हुआ है। अब जब हमको कोशिका पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, हमारे बॉडी को खोल करके एक ठो कोशिका निकालेंगे और उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इमेजिन करो ऐसा, जो मैं बोलते जा रही हूँ आपको इमेजिन करते जाना है। हम अध्ययन किसके बारे में कर रहे हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। कोशिका कोई देख नहीं सकता है, ठीक है। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है उसको जानने की इच्छा से उन्होंने उसका अध्ययन करना चालू किया। तो उसको उन्होंने क्या किया, पूरे बॉडी में से एक कोशिका को निकाला और एक कोशिका को निकाल करके उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उसको क्लियर देखा, और क्या क्या चीजें हैं क्या क्या उसका डिटेल है वही हम अभी करने वाले हैं। ठीक, तो ये क्या चीज है, ये कोशिका है। और कोशिका के अंदर में क्या क्या पाया जाता है वो अब हमने देखना है। तो सबसे पहला मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया। हर एक कोशिका में ध्यान रखेंगे, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरे बॉडी में सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है क्या, तो बिल्कुल नहीं। जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एग्जाम की प्रिपेयर कर लिए, उनके लिए ये आम बात है। लेकिन फ्रेशर का भी प्रिपेयर मैं करवा रही हूँ, इसी वजह से मैं हर चीज डीप से पढ़ाऊंगी। ठीक है, जिनको नहीं नॉलेज है उनको अच्छे से नॉलेज हो जाए, और जिनको नॉलेज है उनका नॉलेज और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इससे। क्लियर है। अगर कहीं पर गलत बोलूं तो कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे जो इसके बारे में जानकारी है वो गलत है। क्लियर है। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले कोशिका के अंदर में क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। तो ये सिर्फ एक कोशिका का हम देख रहे हैं, हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, तो जितनी भी कोशिका है उन हर कोशिकाओं के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। क्लियर है। हर कोशिका के अंदर में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही जाता है, याद रखेंगे। अब समझना, जो माइटोकॉन्ड्रिया है छोटी सी कोशिका के अंदर में छोटी सी माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और पाई ही जाती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जहां भी वो पाई जाएगी बिना ऑक्सीजन के वो पॉसिबल ही नहीं है। बिना ऑक्सीजन के तो माइटोकॉन्ड्रिया चल ही नहीं सकती। जहां भी माइटोकॉन्ड्रिया है मतलब उसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया फिर वहां रह ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया है मतलब वहां पर ऑक्सीजन हो गई होगा। देखो यहाँ से डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा पार्ट है जो कोशिकीय श्वसन करता है, ठीक है, या फिर आपसी श्वसन करता है। तो आपको याद रखना है कोशिका के अंतर्गत वो माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि आपसी श्वसन करता है या फिर कोशिकीय श्वसन करता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के माइटोकॉन्ड्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो ऑक्सीजन को लेकर के क्या करता है, हमारे बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। देखो हम लोग सिर्फ कहाँ तक समझते हैं, जब हम खाना खाते हैं, मुंह में गया खाना और जब तक वो निगल नहीं जाता, अंदर नहीं चला जाता, तब तक बस हमको टेंशन रहता है। लेकिन यहाँ के बाद जब हमारा खाना नीचे चला गया उसके बाद हमको कोई जानकारी नहीं कि उसके बाद वो होता क्या चीज़ है, उसके बाद फिर वो किस में बढ़ जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र वाला अलग हो जाएगा, भोजन वाली नली अलग हो जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं है इसके बारे में। तो बायोलॉजी पढ़े तो ये सारा कुछ हम क्लियर करेंगे। इसका से बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बहुत आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, और हर कोई मेरे साथ इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा। क्लियर। अब समझेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया ऑक्सीजन की इसको जरूरत होती है। देखिए जो हमारा फेफड़ा है ना उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, समझेंगे इस चीज को। जो फेफड़ा है एक्चुअल में वो क्या करता है, ऑक्सीजन को वो स्टोर करके रखता है, फिर जहां जहां ऑक्सीजन को पहुंचाना है फेफड़ा से उसको पहुंचाया जाता है। जैसे सबके घर में सिंटेक्स होता है ना, सिंटेक्स होता है, जैसे छत है, छत पे सिंटेक्स लगी होती है, पानी की टंकी लगी होती है या फिर, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है उस सिंटेक्स में पाइप के थ्रू, है ना, घर के हर एक जगह पर क्या किया जाता है, पानी पहुंचाया जाता है। नल लगा दिया जाता है, जहां जहां पर भी जरूरत है नल को हम खोलेंगे
तो सिंटेक्स क्या होगा, वो पानी जो है हमको मिल जाएगा। लेकिन क्या कभी सिंटेक्स खुद यूज करता है उस पानी को? नहीं करता ना, वो हम यूज करते हैं उसको जब भी जरूरत पड़ती है। तो सेम वैसे ही फेफड़ा के साथ होता है, जो लंग्स है हमारा वो क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। और फिर वहां से बहुत सारी पाइप निकली होती है हमारी बॉडी के बाकी पार्ट्स तक। तो ये पाइप क्या होता है, नसें, हमारे बॉडी में जो नस पाई जाती है ना, वो पाइप का काम करती है। और इसी पाइप के माध्यम से जो ऑक्सीजन है वो हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, तो नसें में क्या दौड़ता है भाई, सिंटेक्स में जब चालू करेंगे तब पानी दौड़ेगा, लेकिन नस से क्या दौड़ेगा, तो नस से हमारा ब्लड दौड़ता है। और ये ब्लड ही है जो कि ऑक्सीजन को हमारे बाकी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। आप लोग बताइए मुझे कि फेफड़ा से, लंग से माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को कौन पहुंचाता है? मैं आप लोग को रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि फेफड़ा, लंग्स में एक जगह होता है जिसको बोला जाता है एल्वियोली, वायु कोष्ठक, ठीक है। यहाँ पर जाकर ऑक्सीजन जो है स्टोर हो जाता है। फिर इस वायु कोष्ठक से अब उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक भी तो पहुंचाना है, बाकी कोशिकाओं तक भी तो पहुंचाना है, तो वहां से बाकी कोशिका तक पहुंचाने का काम ऑक्सीजन को कौन करता है? तो ये आपको मेरे को रिप्लाई करके बताना है। अगर नहीं पता है तो नहीं पता बोलकर आप रिप्लाई करेंगे, तब फिर मैं उसको आपको बताऊंगी। क्लियर? लेकिन ये चीजें मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जाकर वो वीडियो देखो और उसको देख करके मुझे इसका आंसर चाहिए। हर एक बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है वो बिल्कुल मजाक में इस चीज को नहीं लेगा, इंजॉय करते पढ़ेंगे, लेकिन हर चीज पढ़ेंगे, हर चीज का आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? फिर क्या होता है, फेफड़ा में जाकर तो स्टोर हो गया ऑक्सीजन, अब उसको ब्लड के माध्यम से बाकी जगह पर पहुंचाया जाता है। खुश मत होना कि मैडम ने आंसर बता दिया, मैंने बोला ब्लड के माध्यम से, लेकिन ब्लड के अंदर भी और कुछ होता है जो कि ऑक्सीजन को बाकी पार्ट्स तक लेके जाता है। इसलिए कोई खुश नहीं होगा कि मैडम ने आंसर बोल दिया अब हम ब्लड बता देंगे ना। ब्लड के अंदर क्या होता है जो कि ऑक्सीजन को बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है, कमेंट करके मेरे को बताओगे आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हो गया, फेफड़ा भी आपको समझ आ गया। तो फेफड़ा क्या करता है, एक ऑक्सीजन की टंकी होती है जहां से हमारे बॉडी के बाकी पार्ट्स को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। क्लियर है? अब यहाँ पर से क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को इतनी ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है, करता क्या है वो? तो देखो, सबसे पहला चीज तो मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन शोषण करता है। उसी को कोशिकीय शोषण आप बोल सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेगा कोशिका के अंदर कोशिकीय शोषण कौन करता है, तो कोशिका के अंदर कोशिकीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब आप लोगों ने जैसे कि पूछा कि माइटोकॉन्ड्रिया इतनी क्या जरूरत हो जाती है इसको ऑक्सीजन की, तो देखो बच्चे, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना उसके अंदर एक साइकिल चलती है। हाँ सोच लो, तुमको बाइसिकल वाली साइकिल सोचनी है तो तुम वही सोच लो, ठीक है। एक साइकिल चलती है, बस ये पता रखो। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है ना, एक साइकिल चलते रहती है। जैसे हम लोग साइकिल चलाते थे ना पहले, बाकी बच्चे भी चलाते होंगे, अब तो स्कूटी आ गई है, लेकिन साइकिल चलाने में ज़्यादा मजा आता था, है ना, स्कूटी की बजाय। चलिए अब समझेंगे, जब हम साइकिल चलाते थे तो उसमें क्या जरूरत पड़ता था, साइकिल में टायर होती थी, बस उस टायर में हवा होना चाहिए, है ना। उस टायर में जब तक हवा नहीं भरती थी हम साइकिल कैसे चलाएंगे, तो हम क्या करते थे, उस टायर में हम हवा भरते थे। एग्जैक्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें क्या होता है, उसमें भी एक साइकिल चलती है और उस साइकिल को चलने के लिए भी उसके टायर में हवा भरना पड़ता है। तो हम पंप से हवा भरते थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइकिल है उसके टायर में ऑक्सीजन भरना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक उस टायर में ऑक्सीजन नहीं जाएगा ना वो साइकिल चलती नहीं है, ठीक है। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि जब उसमें हम ऑक्सीजन डालेंगे तब वो साइकिल चलने लगती है और वो साइकिल जितनी जल्दी चलेगी उतनी ऊर्जा का निर्माण होता है। तभी 38 एटीपी का निर्माण होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं और उसके बदले में हमको क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। तभी हमारे बॉडी को एनर्जी आता है। देखो हम खाना खा लिए ना, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर में, तब कहीं जाकर हमको एनर्जी मिलता है, तब कहीं जाकर हमको ऊर्जा मिलता है। और ये ऊर्जा मिलता कहाँ से है, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसी कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। समझ आया? जब हम उनको 30 एटीपी देते हैं तब वो क्या करता है, हमको ऑक्सीजन, जब हम उसको ऑक्सीजन देते हैं, 30 एटीपी देते हैं, ऊर्जा देते हैं, तब माइटोकॉन्ड्रिया बदले में हमको एनर्जी देती है, ग्लूकोज का निर्माण करके देती है, जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है। मैंने यहाँ पे बोला 38 एटीपी, तो ये जो एटीपी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मेरे को कमेंट कर ये भी आप लोग बताओगे। जिसको पता है बताओगे, जिसको नहीं पता है वो पूछोगे, तब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर वहीं पर रिप्लाई करके बता दूंगी कि एटीपी का फुल फॉर्म होता क्या है। लेकिन कोशिश सबको करनी है, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए मत देखो, आप पढ़ रहे हैं उससे कुछ सीखिए भी,
क्लियर है? तो सबको आंसर देना है, सभी के आंसर अपेक्षित होंगे, भले ही मैं रिप्लाई करूं ना करूं, लेकिन अगर आपको किसी को नहीं पता तो मैं रिप्लाई जरूर से करूंगी। मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं भले ही मैं वो ना पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैसेजेस इतने सारे हो जाते हैं कि मैं सबको रीड नहीं कर पाती, लेकिन जो बच्चे मेरे यूट्यूब में वीडियो पे कमेंट करते हैं उनका मुझे पढ़ना ही होता है, क्योंकि मुझको देखना होता है कि कौन कौन से बच्चे को कहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तो भले ही मैं व्हाट्सएप के मैसेजेस ना चेक कर पाऊँ, क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, हर एक का मैसेज देखना रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस कारण से हमारे ऑपरेटर्स वो चेक कर लेते हैं। लेकिन यूट्यूब में जितने बच्चों का कमेंट आता है, जो भी उनको कन्फ्यूजन रहता है या फिर जिनको वीडियो मेरा बहुत पसंद है, उन हर एक का कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। इसी कारण से टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन होगा, जो भी कन्फ्यूजन होगा, आप बिंदास वहाँ पर लिखिए, आपको रिप्लाई जरूर से मिलेगी। क्लियर है? लेकिन जिसको आंसर पता है वो आंसर भी देगा, हर किसी का आंसर अपेक्षित है भी, बिल्कुल ठीक है। मैं पढ़ा रही हूँ इतना मेहनत से, मेरे को भी आप लोगों से कुछ उम्मीदें हैं कि जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे ही आप पढ़ेंगे भी, आंसर आपको देते चलना है। नहीं पता तो नहीं पता लिखो, मैं बताऊंगी, लेकिन ईमानदारी से पढ़िए। सिर्फ आपको पढ़ने का काम करना है, मेहनत आपके लिए मैं कर रही हूँ, कंटेंट सारा मैं जुगाड़ करके ला रही हूँ आपके लिए, पढ़ा भी मैं रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि इजी से इजी वे में मैं पढ़ाऊँ आप लोगों को। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ने का काम करना है, बिल्कुल ईमानदारी से, और अपना सिलेक्शन लाकर मुझको दिखाना है। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो ना। वो होगा कब? जब मैं जितने आप लोगों से क्वेश्चन करूँ उसका आप मेरे को आंसर देते चलो, तब मुझे समझ आएगा कि कितने बच्चों को तैयारी हुआ है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है। जब आप वीडियो देख सकते हैं तो वहाँ कमेंट करने में क्या इशू है? कमेंट भी जाकर 2 मिनट आप लिखकर बता सकते हो कि आपको वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मुझे ये चीज़ श्योर हो जाए कि हाँ, जो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो उनको समझ में आ रहा है। अगर कहीं पर नहीं आ रहा है तो वो भी आप मेरे को कमेंट कर बताओ, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई कर सकूँ। क्लियर है? बदले में मुझे क्या चाहिए? सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए जो आपको ला करके देना है। क्लियर? अब आते हैं वापस, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन मैंने जो पूछा वो भी आपको बताना है। क्या क्वेश्चन पूछा कि फेफड़ा से माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, वो मैंने बता दिया, लेकिन ब्लड के अंतर्गत और क्या चीज होती है जो कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करती है, वो आपको बताना है। अब समझेंगे, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है, एक साइकिल चलती है, उसके टायर में ऑक्सीजन भरना पड़ता है। जब उसके टायर में ऑक्सीजन भरेगा तभी वो साइकिल चलती है, तभी ऊर्जा मिलती है। अब इस साइकिल का एक नाम है, पता है आप लोग को? कौन सा नाम है? तो उस साइकिल को कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। कौन सा साइकिल कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल। अब इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल ही क्यों कहते हैं? इस कारण से कहते हैं क्योंकि इस साइकिल का जो आविष्कार है वो क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया है, इसी कारण से इस साइकिल को उसने अपना नाम दे दिया। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने ढूंढा, इस कारण से उन्होंने उसको अपना नाम दे दिया क्रेब्स साइकिल। आप लोग भी कुछ कुछ आविष्कार करो, अपना अपना नाम दो, ठीक है। लेकिन क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने क्रेब्स साइकिल खोजा, इस कारण से उसने अपना नाम दे दिया, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? क्रेब्स साइकिल। क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल चलती है, साइकिल इन सेंस एक रिएक्शन, ठीक है। बाइसिकल की नहीं बात हो रही है, लेकिन आपको अगर ऐसे ही समझ आ रहा है तो बाइसिकल ही इमेजिन करो आप, ठीक, लेकिन एक रिएक्शन होता है वो, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, क्यों चलती है? क्योंकि उसके बाद 38 एटीपी का निर्माण होता है, फिर ऊर्जा हमको ताकि वो प्रदान कर सके, ग्लूकोज प्रदान कर सके, इस कारण से माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्लियर? हाँ, अब आगे देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा बताओ, जैसे सबका घर होता है तो हम लोग के घर में क्या होती है? एक अंदर की भी दीवार होती है, एक बाहर की भी दीवार होती है। हम लोग किसको ज़्यादा साफ रखते हैं? हमेशा हम अपने घर के अंदर की दीवार को साफ रखते हैं, है ना, क्योंकि हमको अंदर में रहना है। बाहर वाला जो पोर्शन है तो हमेशा धूल डस्ट होते रहता है, कितना भी साफ करो धूल हो गई, लेकिन अंदर वाले पोर्शन को हम बार बार झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, साफ रखने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमको वहाँ रहना होता है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ना 2 दीवार पाई जाती हैं, एक बाहर की दीवार होती है, एक अंदर की दीवार होती है। जैसे हम बाहर की दीवार से कोई मतलब नहीं रखते, साफ सुथरा करना जरूरी नहीं होता है, बस एक बार घर में दीपावली के टाइम पे, होली के टाइम पे पोताई करवा दिया, बहुत हो गया, पेंट करवा दिया, बहुत हो गया, उसके बाद फिर देखना नहीं। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, बाहर दीवार से मतलब नहीं, लेकिन अंदर की जो दीवार होती है ना उसको साफ सुथरा बिल्कुल रखा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर की दीवार होती है ना बच्चे, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। क्रिस्टी में क्या होता है? बहुत सारे कण तैरते रहते हैं, बहुत सारे कण होते हैं उसके अंदर, क्रिस्टी के अंदर। तो उस कण को क्या कहा जाता है? उस कण को कहा जाता है F1 कण।
क्रिस्टी के अंदर जो कण पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको F1 कण कहा जाता है। और F1 कण को ही क्या कहते हैं, F1 कण को ही ऑक्सीसोम्स नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। ये जो F1 कण है ना, ये इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करता है। क्लियर है, क्यों बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है। F1 कण इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करता है। क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत पाए जाने वाले वो कौन से कण हैं जो इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करते हैं। तो याद रखना है F1 कण, इसी को ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि इलेक्ट्रॉन का अभिगमन कहाँ होता है, या F1 कण में किसका अभिगमन किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का अभिगमन किया जाता है। और ये सारा पाया कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। क्लियर रहेगा। दीवार जो अंदर की ओर होती है, आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी के अंदर ही F1 कण पाई जाती है और F1 कण ही इलेक्ट्रॉन का अभिगमन करता है। क्लियर है, ठीक। ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इतना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लिए ना तो काफी है बायो के लिए। क्लियर। अब दूसरा हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद। अब माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया ने तो ऊर्जा बना दिया। अब ऊर्जा इससे बना दिया तो इस ऊर्जा को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाना भी तो पड़ेगा। बॉडी के एक पार्ट में इसने क्या किया, ऊर्जा का निर्माण कर दिया। अब उसको बॉडी के बाकी पार्ट तक भी तो ले जाना पड़ेगा, तब तो ऊर्जा पहुंचेगी। जैसे देखो यहाँ पर मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, है ना, तो मुझे अभी किसकी ऊर्जा की जरूरत है, तो मुझे अभी अपने जीभ में ऊर्जा चाहिए क्योंकि मुझे बोलना है। ब्रेन की ऊर्जा चाहिए क्योंकि मुझे अभी पढ़ाना है, दिमाग से काम लेना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या मेरे को पैर की ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। मैं तो अभी सिर्फ खड़ी हूँ, कोई वर्क नहीं कर रही हूँ ना पैर से, तो मुझे अभी पैर की ऊर्जा की जरूरत नहीं है। मुझे अभी किसकी ऊर्जा चाहिए, मुझे अभी जीभ की ऊर्जा चाहिए और अपने ब्रेन की ऊर्जा चाहिए। ठीक, तो जहां पर भी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगा, तुरंत क्या करेगा, वो जीभ तक ऊर्जा को पहुंचा देगा ताकि ये बोल सके। अब मुझे ब्रेन में कुछ सोचना है तो तुरंत वो ब्रेन में पहुंच जाएगा ताकि मैं कुछ सोच सकूं। हाथ से मेरे को वर्क करना है तो ऊर्जा तुरंत हाथ में पहुंच जाएगी, ठीक है, ताकि मैं हाथ से वर्क कर सकूं। तो ये होता है ऊर्जा का परिवहन। जैसे मुझे अभी पैर की ऊर्जा की जरूरत नहीं है, लेकिन सेम वे में अगर कोई धावक होगा जो कहीं पर दौड़ रहा होगा तो उसको क्या जीभ की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, कुछ बोलना है उसको, या ब्रेन की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी ना, उसको किसकी ऊर्जा पड़ेगी, उसको पैर की ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसको अभी दौड़ना है तो तुरंत उसके बॉडी में क्या होगा, जो ऊर्जा है वो पूरा पूरा उसके पैर में चला जाएगा ताकि वो अपना वर्क कर सके। अगर हमारी मम्मियाँ किचन में क्या करती हैं, खाना बनाती हैं, मान लो रोटी बनाना है, हाथ से उसको वर्क करना है तो उसको अभी किसकी ऊर्जा की जरूरत पड़ी, हाथ की ऊर्जा की जरूरत पड़ी। ब्रेन की ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ रही है ना जीभ की ऊर्जा की जरूरत पड़ी। अगर वो बोलेगी नहीं, बिना बोले भी रोटी बनाएगी तो रोटी बन जाएगा। समझ आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, बोलने का मतलब ये है कि जो भी काम हमको करना है, ठीक है, उसके लिए तुरंत ऊर्जा ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये जो ऊर्जा ट्रांसफर करना पड़ रहा है, ऊर्जा ट्रांसफिकेशन का जो काम है वो कौन करता है, तो ऊर्जा ट्रांसफिकेशन का जो काम है वो गोल्जी बॉडी करती है। कौन करती है, गोल्जी बॉडी। क्लियर। ये जो गोल्जी बॉडी है ना, ये ऊर्जा को ट्रांसफर करने का काम करता है, ऊर्जा परिवहन का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। इसी कारण से इसको कोशिका का मध्यस्थ भी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, यातायात सर्व्यू भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। अगर पूछ दिया गया तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिकाओं का मध्यस्थ किसको कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को। क्यों, क्योंकि एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक ऊर्जा को लाने ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। जहां जरूरत पड़ गई हमको तुरंत वहां पर ले जाने का काम गोल्जी बॉडी करता है। प्रोटीन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा को तुरंत पहुंचा देता है ताकि हम अपना वर्क कर सके। अगर सही टाइम पर ये जो गोल्जी बॉडी वर्क नहीं करेगा, मेरे जीभ में ऊर्जा नहीं देगा, तो मैं बोल पाऊंगी, मैं क्या बोल रही हूँ आपको समझ ही नहीं आएगा। इसी कारण से ऊर्जा बनाने का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कर दिया, फिर उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम है वो गोल्जी बॉडी करता है। याद रहेगा, गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये दोनों पॉइंट्स याद हो गए आपको, वेरी गुड। याद रखना है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ सेम वे में आपको पढ़ते जाना है। जो गोल्जी बॉडी का निर्माण किसने किया था पता है आपको, गोल्जी बॉडी का आविष्कार बोलना चाहिए या खोज बोलना चाहिए, आविष्कार ना बोलो, खोज बोल दो। किसने ढूंढ कर निकाला, तो गोल्जी बॉडी को कैमिलो गोल्जी ने ढूंढ कर निकाला था। किसने, कैमिलो गोल्जी ने। इसी कारण से इसको भी उसने अपना नाम दे दिया। भाई जो आविष्कार करेगा वो खोजेगा, वो अपना नाम तो देगा ही देगा। जैसे कि क्रेब्स साइकिल वाले ने अपना नाम दे दिया क्रेब्स साइकिल, ठीक है, वैसे गोल्जी बॉडी ने, कैमिलो गोल्जी ने क्या किया, इसकी खोज करी, कोशिका के अंदर के इस पार्ट्स की खोज करी, तो उसने भी अपना नाम दे दिया गोल्जी बॉडी।
क्लियर है। तो गॉजी बॉडी यातायात पुलिस का काम करता है, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक काम जो है यही करता है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट में हमारा क्या है? तीसरे पॉइंट में हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वी फॉर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स मतलब रसधानी, ठीक है, रसधानी। अब समझना, वैक्यूल्स जो होता है, जैसे हमारे बॉडी में ना कितने % पानी की जरूरत है, क्वेश्चन में सीधा पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है हमारे बॉडी में 68% पानी की जरूरत होती है। कितनी पानी की जरूरत होती है? 68% पानी की जरूरत होती है। तो क्या ये जो 68% पानी है वो पूरा का पूरा हमारे बॉडी में पानी के फॉर्म में होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 68% पूरा हमारे पानी के फॉर्म में नहीं होता है। हम 68% पानी पूरा पीते नहीं हैं। क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना दिन में 8-10 ग्लास पानी पीना चाहिए, उतना आप पी लिए तो उतना 68% नहीं हो जाएगा। तो होता ये है कि जब हम खाना खाते हैं, जैसे मान लो हम चावल खा रहे हैं, ठीक है, तो जब चावल हम खाते हैं तो उसमें भी पानी होता है, तो उस रूप में वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जब हम दाल पीते हैं उसमें भी पानी होता है, उस रूप में हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। दूध पीते हैं, दूध में भी पानी मिक्स होता है। प्योर दूध कौन देता है भाई? तो दूध में भी पानी के रूप में वो हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है। समझ रहे हैं? मतलब अलग अलग फॉर्म में हमारे बॉडी में जो पानी है वो प्रवेश कर जाता है, लेकिन टोटल कितना % होना चाहिए? 68% होना चाहिए। और ये पानी स्टोर कहाँ होता है हमारे बॉडी में जाकर के? तो ये जो पानी है वो हमारे बॉडी में जाकर के वैक्यूल्स में स्टोर होता है। कहाँ होता है? वैक्यूल्स में जाकर के स्टोर हो जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन सीधा क्या पूछेगा? कितने % पानी की जरूरत होती है? तो 68% पानी की जरूरत होती है। कहाँ जाकर स्टोर होता है? राजधानी में जाकर स्टोर होता है, वैक्यूल्स में जाकर के स्टोर होता है। ये आपको याद रखना है। अलग अलग फॉर्म में होता है, अलग अलग फॉर्म में जाकर स्टोर हो जाता है। अब किसी के मन में ये आ रहा है क्या, मैडम जो वैक्यूल्स है हमारे बॉडी में एक ही जगह पर होता होगा क्या, जिसमें सारा का सारा 68% पानी जो है जाकर के स्टोर हो जाए? ऐसा होगा तो तुम चल पाओगे? इतना बड़ा पेट फूल जाएगा। मान लो पेट में तुम्हारा जाकर स्टोर हो गया, ना तो तुम चल पाओगे, ना तुम बैठ पाओगे, ना तुम लेट पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होता है ना। मैं एक कोशिका के बारे में आपको बता रही हूँ। एक कोशिका, तो एक कोशिका के अंदर में एक वैक्यूल्स पाएगा। इतना छोटा कोशिका होता है, उसके अंदर इतना छोटा सा वैक्यूल्स पाएगा, तो इसमें क्या पूरा 65% हो जाएगा? नहीं, जितनी भी कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी में उस सबके अंदर में अपनी अलग वैक्यूल्स होती हैं। जैसे अपनी अलग माइटोकॉन्ड्रिया होती है, वैसे अपनी अलग वैक्यूल्स होती हैं। इसका पूरे बॉडी में जितनी भी वैक्यूल्स है वहां जाकर के पानी थोड़ा 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 स्टोर हो जाता है। तो सबको मिलाकर टोटल 68% होता है। समझ आया? ये नहीं सोचना कि एक ही जगह पे कहीं जाकर 68% पानी स्टोर हो गया, ना तो चल पाओगे ना बैठ पाओगे। वैसे में थोड़ा सा कॉमन सेंस। कोशिका पढ़ रहे हैं हम लोग। कोशिका मतलब सिर्फ एक कोशिका के अंग के बारे में देख रहे हैं, और हमारे बॉडी में हजारों कोशिकाएं हैं, मतलब हजारों वैक्यूल्स हैं, और उस वैक्यूल्स में जाकर के पानी थोड़ा 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 जाकर स्टोर हो जाता है, जो कि टोटल 68% होती है। क्लियर है? देखो हमारे बॉडी में अगर 1% भी पानी की कमी होती है ना, तो हमको प्यास लगने लग जाता है। 2% का पानी की कमी होती है तो थोड़ा ज़्यादा प्यास लगने लग जाता है। 5% पानी की कमी हो तो एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि बस अब तो मर ही जाएंगे। ठीक है, 9% पानी की कमी होती है तब भी वैसे ही फील होता है। लेकिन अगर आपके बॉडी में 10% पानी की कमी हो गई तो उसके बाद फिर आप पानी पीने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि डिहाइड्रेशन से इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर 10% पानी की कमी हो गई तो। ठीक है, इसी कारण से बोलते हैं खूब पानी पियो, जितना पानी पीना है खूब पानी पियो। गर्ल्स बहुत कोशिश करते हैं हमारा फेस कैसे ग्लो दिखेगा, हम कैसे सुंदर दिखेंगे, हम कैसे अच्छे दिखेंगे। कुछ मत करो, सिर्फ पानी पियो। जितना पानी पी सको, जितना पानी पी सको, उसके बाद ऑटोमेटिक तुम्हारा फेस ग्लो करेगा। कुछ क्रीम दुनिया भर का नहीं लगाने की जरूरत है, कोई मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, सिर्फ पानी पियो, खूब पानी पियो। अगर ये पानी गर्म पानी के रूप में पी रहे हैं तो और ज़्यादा बहुत अच्छा होता है आपके बॉडी के लिए भी, आपके फेस के लिए भी। क्लियर है? बॉयज़ भी यूज़ कर सकते हैं इस ट्रिक को, ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स ही यूज़ करेंगी, क्योंकि बॉयज़ भी बहुत अच्छे अच्छे रहते हैं, जिनको चाहिए होता है कि हमारा भी फेस थोड़ा सा ग्लो करे, हम भी थोड़े से स्मार्ट दिखें। तो कुछ मत करिए, सिर्फ गर्म पानी पीजिए, जितने बार आप पी सके पीजिए। ठंडा पानी भी पी लो, कोई इशू नहीं है जिसको गर्म पानी नहीं पचता है, पर गर्म पानी ऐसा चीज़ ही नहीं है जो ना पचे। ठीक है, गर्म पानी में होता ही है कि ज़्यादा जल्दी असर करता है, लेकिन पानी आपके बॉडी में होना चाहिए। जितना आप पानी पियोगे उतना आपका फेस ग्लो करेगा, उतना आपका बॉडी फिट रहेगा। लेकिन बॉडी अगर स्वस्थ रखना है तब आपको गर्म पानी पीना चाहिए। क्लियर है? तो यही है, ये पानी स्टोर कहाँ होगा? जाकर के वैक्यूल्स में जाकर स्टोर होगा। अब कुछ बोलेंगे मैडम प्यास ही नहीं लगता तो कैसे करें? हाँ, तो फिर प्यास ही नहीं लगेगा तो पानी मत पियो ना, 10% की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ज़्यादा कुछ थोड़ी होगा। उसके बाद फिर पानी पीने लायक नहीं रहोगे, तो जबरदस्ती पीना पड़ता है। प्यास नहीं लग रही फिर भी जबरदस्ती पियो,
एकदम वो बना लो माइंड सेट कि 1 घंटा में मुझे 1 गिलास पानी पीना ही है। अगर दिन में 8-10 गिलास पानी भी तुम पी लिए तो बहुत है, ठीक है। पानी की कमी तो बिल्कुल बॉडी में होनी नहीं चाहिए, बहुत सारी बीमारियां होती हैं इसके बाद। क्लियर? तो ये होता है वैक्यूल्स, जहां जाकर के हमारा जो पानी है वो स्टोर हो जाता है। समझ आया? 10% अगर पानी की कमी हो गई आपको तो डिहाइड्रेशन से इंसान की मृत्यु हो जाती है। डायरिया नामक एक बीमारी होती है, सुना है आप लोगों ने? उसमें होता क्या है, बच्चों को, बड़ों को, सबको ये डायरिया नामक बीमारी हो सकती है। इसके कारण मृत्यु भी होते हैं, हमने देखा है। क्यों? क्योंकि 10% पानी की कमी हो गई, मतलब उसके बाद फिर कोई चांस ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं जब डायरिया होता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाओ, ज़बरदस्ती पिलाओ। बच्चे लोग रोने लगते हैं जब उनको डायरिया होता है, हम नहीं पियेंगे बोल के, तो ज़बरदस्ती उनके मुँह में डालिए, क्योंकि उनको नहीं पता उनको क्या करना है, लेकिन आपको पता है ना, बड़े हैं, ठीक है। डायरिया से होता यह है कि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी से निकल जाता है, इसी वजह से पानी की कमी हो जाती है। इसलिए बार बार बोला जाता है कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, इलेक्ट्रॉल पाउडर पिलाओ। नहीं मिल रहा है तो घर में बनाकर पिलाओ, कुछ नहीं करना रहता है, नींबू शक्कर नमक डालकर बना दो, उसको भी पिलाओ, बहुत इफेक्टिव है। अभी कोरोना काल में भी आपको बिल्कुल से ये करना चाहिए। घर में हो आप अपने तो थोड़ा सा क्या करो, पानी ले लो, उसमें नमक शक्कर नींबू डाल करके पीजिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि कोरोना काल में ऐसा काल है ना जिसके बारे में गाइडेंस की तो ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे तो ऐसा लगता है ना कि पूरा का पूरा हम नॉलेजेबल स्टेज में पहुंच गए हैं। इतना ज़्यादा ज्ञान वहाँ से मिल जाता है कोरोना के नाम से कि इंसान जो पूरी तरह से पॉलीथीन में पैक होकर बैठ जाएगा कि हमको बाहर नहीं निकलना। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना काल है, ठीक है, मुसीबत है, बिल्कुल मैं मान रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुसीबत है, मेरे को भी हो गया था, लेकिन मैं ठीक होकर बिल्कुल आपके सामने फिर से आ गई हूँ। इसी कारण से मेरी वीडियो बीच में नहीं आ पा रही थी। तो उसमें करना कुछ नहीं होता है, बस अपना सेल्फ प्रोटेक्ट रखिए। आप मास्क कंपलसरी वियर करिए। गर्म पानी अगर आप पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो इलेक्ट्रॉल पाउडर मैंने बताया, नींबू रस वाला, नींबू पानी, इसमें हल्का सा शक्कर नमक डाल करके आप पीजिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी आई होप फिर से हमारा वही हंसता खेलता भारत हमको मिलेगा, बहुत जल्दी इस मुसीबत से भी छुटकारा मिलेगा। ज़रूरत है आपको सेफ रखने की, सेफ रहने की, सुरक्षित रहने की। घर में रहकर पढ़िए, घर में रहकर काम करिए, जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो घर से आप मत निकलिए, घर में रहिए। जो जो करना है सोचिए कि ऐसा क्या चीज़ है, इतनी क्या ज़रूरी काम है जो आपकी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरत, ज़िंदगी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई वर्क नहीं है तो बिल्कुल घर से बाहर मत जाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, भाप लेते रहिए। ये इंतज़ार मत करो ना कि मुझको जब कोरोना होगा तभी मैं ये सारा कुछ करूँगा, इंतज़ार नहीं करना। अपने बॉडी को आप प्रोटेक्ट रखिए। क्या इशू है अगर भाप ले लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसमें भी आपके फेस में ग्लो होगा। जब आप भाप लेते हैं, जब आप स्टीम लेते हैं तो नाक के साथ साथ आपका पूरा फेस भाप हो जाएगा। स्टीम लेंगे जब आप तो फेस को भी वहाँ से ग्लो मिलेगा आपका। यही सोच कर भाप ले लो। गरम गरम पानी पीजिए, गरम गरम काढ़ा पीजिए, नहीं पी सकते तो चाय पीजिए, लेकिन कुछ भी कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। कोरोना से बच कर रहो बच्चे, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बिल्कुल इसको लाइटली मत लीजिए। आप देख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, अपना सुरक्षा करिए और बस एंजॉय करते हुए लाइफ को क्या करें, पढ़ते जाएं, पढ़ाई करते जाएं, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते जाइए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा, क्या करना है आपको, एग्ज़ाम होगा भी नहीं होगा, अपना प्रिपेयर रखो ना तुम। जब तुम अपना प्रिपेयर रखते हो तो उससे होगा ये, जैसे सडनली अगर कोई एग्जाम आ जाएगा तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपने अपनी तैयारी कर रखी है। उस टाइम पे सिर्फ आपको एक रिवाइज करना होगा। तो अपना माइंड दुनिया भर की तरफ मत लगाइए कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। आपको बस ये रखना है कि मुझको प्रिपेयर करना है और मुझको एग्ज़ाम देना है। जब भी वैकेंसी आएगी उस टाइम पे आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी। बस ये रखो कि हाँ अभी एग्ज़ाम का नहीं पता चल रहा है, मैं तैयारी करूँगा, जैसे फर्स्ट वैकेंसी आएगी पहला एग्ज़ाम मैं क्लियर करूँगा। ये होगा कब, जब आप अभी तैयारी करेंगे। और सोच कर अब तो एग्ज़ाम ही नहीं होना है, जैसे आप फेसबुक खोलेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पर दुनिया भर की चीज़ें, दूर रखिए अपने आप को इन सब चीज़ों से। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, अब सिर्फ आप पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है बच्चे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अब आगे बढ़ें। बहुत सारे कुछ हमने पढ़ लिया था, ये गायब भी हो गया, तो आपको समझ आ गया वैक्यूल्स क्या होता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं ना जो हमको पढ़ना है। वैक्यूल्स के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंट्रोसोम होता है, कोशिका के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ हमको पढ़ना है। लगभग 8-10 पार्ट तो चला ही जाएगा कोशिका का, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल डीपली में पढ़ाने वाली हूँ आपको, एकदम डीपली तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, ताकि आप उस चीज़ को सपोज कर सको कि
हमारे बॉडी की चीज़ हम पढ़ रहे हैं, क्या होने वाला है हमारे बॉडी में। क्लियर है? जो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी हर एक क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, हर एक बच्चे से चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे जो हैं सही में पढ़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ तैयारी कर रहे हैं। मुझे दिखेगा तब मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊंगी। क्लियर? बाकी किसी को भी कोई भी डाउट्स है कमेंट कर बताएंगे। कोशिश कीजिए कि जो आप मैसेजेस व्हाट्सअप में करते हैं वो आप कमेंट में करिए, क्योंकि व्हाट्सअप के मैसेजेस मैं नहीं सीन कर पाती हूँ, मैं फिर से आपको बताऊंगी। लेकिन यूट्यूब में आप जो कमेंट में जो भी मैसेज करते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, वो मैं खुद जरूर से देखती हूँ, कोशिश करती हूँ उसका समाधान करने का और आपको रिप्लाई करने की भी कोशिश करती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही पढ़ लो, बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट्स देखेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त पढ़िए।